नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ आलोक शुक्ला। उत्तराखंड प्राइम में आप सबका स्वागत है। 18 दिसंबर से कोरोना वायरस से संक्रमित उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत को इलाज के लिए एम्स रेफर कर दिया गया है। पहले त्रिवेंद्र सिंह रावत को कोरोना संक्रमित होने के बाद दून अस्पताल में भर्ती किया गया था, जहां जांच के बाद सीएम रावत के फेफड़ों में इंफेक्शन की बात सामने आई। इसके बाद सीएम रावत को चेकअप के लिए दिल्ली के एम्स में भर्ती कराया गया। डॉक्टर्स के मुताबिक मुख्यमंत्री के स्वास्थ्य में अब काफी सुधार आ चुका है। तो कोरोना पॉजिटिव त्रिवेंद्र सिंह रावत की रिपोर्ट आई थी। उसके बाद जब ये बात सामने आई कि इनके फेफड़ों में भी इन्फेक्शन है, तो अब इनको एम्स के लिए रेफर किया गया है, जहां डॉक्टरों ने यह बताया कि अब इनके स्वास्थ्य में काफी सुधार है। वहीं मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के दिल्ली एम्स में भर्ती होने के बाद प्रदेश में सीएम के स्वास्थ्य के लिए दुआओं का दौर भी शुरू हो चुका है। इसी कड़ी में उत्तराखंड के राज्य मंत्री शादाब शम्स ने बाबा जमाल शाह की मजार पर चादर चढ़ाई और मुख्यमंत्री के जल्द से जल्द सेहतमंद होने की दुआ भी मांगी। इस मौके पर उनके साथ कई कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। साथ ही ये कामना भी की कि पूरे देश से कोरोना का संकट जल्द खत्म हो जाए और मुख्यमंत्री और उनका परिवार जल्द से जल्द स्वस्थ होकर घर लौट आए। तो शादाब शम्स ने मुख्यमंत्री के लिए बाबा जमाल शाह की मजार पर चादर चढ़ाई और कोरोना संकट दूर होने की दुआ मांगी है। देखिए, आज माननीय मुख्यमंत्री जी दिल्ली में एडमिट हुए हैं एम्स में, और ये सब लोगों के लिए एक बहुत बड़ा दर्द है कि हमारे मुख्यमंत्री जी, जिन्होंने इस पूरे प्रदेश को, उन गरीब माँओं को जिनके बच्चों के इलाज के लिए कभी कोई नहीं सोचता था, उनके इलाज के लिए उत्तराखंड के बच्चे को एक योजना दी। तो आज वो बीमार हैं, आज सबके हाथ दुआओं के लिए उठे हैं। हम भी यहाँ बाबा जमाल शाह की दरगाह पे यहाँ तशरीफ लाए थे और बाबा से यही दुआ की है कि बाबा, आपके मानने वाले इस प्रदेश में चाहने वाले लोग भी हैं। माननीय मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, उनका परिवार जल्द सेहतयाब हो के हम सब लोगों के बीच में आए। अल्लाह पाक उन्हें शिफा कुल्ली अता फरमाए। और ये बुजुर्गाने दीन है, इन्हें किसी से कोई फायदा और नुकसान नहीं है। इनके सामने सब मांगने आते हैं, हम भी झोली फैला के आज इनके सामने मांगने आए हैं अपने मुख्यमंत्री की अच्छी सेहत, उनके परिवार की अच्छी सेहत। और हमारी दुआ है कि यहाँ दिल से मांगी हुई दुआ कभी खाली नहीं जाती। आज हमने पीर साहब की दरगाह पे यहाँ दुआ मांगी है और हमें उम्मीद है कि बहुत जल्द हमारे मुख्यमंत्री और उनका परिवार स्वस्थ होकर हमारे बीच में होंगे। यही सब लोगों ने दुआ मांगी है। मुझे लगता है दुनिया में तमाम लोग जितने भी बीमार हैं, ऊपर वाला सबको जल्दी जल्दी ये कोरोना वायरस की जो बीमारी है इससे निजात देगा और हम सब लोगों की दुआओं को ऊपर वाला कबूल करेगा। यही दुआ यहाँ मांगने आए हैं, इस उम्मीद के साथ कि बहुत जल्द हमारे मुख्यमंत्री और उनका परिवार हमारे बीच। वहीं केंद्रीय शिक्षा मंत्री और हरिद्वार सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक अपने संसदीय क्षेत्र हरिद्वार पहुंचे। यहां उन्होंने मेला नियंत्रण भवन में जिले में चल रही योजनाओं को लेकर बैठक की और इस दौरान निशंक ने अधिकारियों को केंद्रीय और जिले की योजनाओं को पारदर्शी तरीके से पूरा करने के निर्देश दिए। साथ ही ये साफ किया कि केंद्रीय और जिले की योजनाओं के बारे में किसी भी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा। इस मीटिंग में बैठक में हरिद्वार के जिलाधिकारी सी रविशंकर, मुख्य विकास अधिकारी, जिला परियोजना अधिकारी, जिला विकास अधिकारी समेत तमाम विभाग के अधिकारियों ने शिरकत की। तो पौड़ी आम आदमी पार्टी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। इसमें पार्टी के युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष दिग्मोहन नेगी और प्रदेश प्रवक्ता आशुतोष नेगी शामिल हुए। वहीं उन्होंने साल 2022 में राज्य में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर अपने विचार सामने रखे हैं। इस बीच दिग्मोहन नेगी ने दावा किया है कि प्रदेश की बीजेपी सरकार ने पिछले 4 सालों में एक भी ऐसा काम नहीं किया जिसके चलते जनता उन पर दोबारा विश्वास करेगी। वहीं पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए प्रदेश के प्रवक्ता आशुतोष नेगी ने यह बताया है कि आम आदमी पार्टी का शिक्षा और स्वास्थ्य का दिल्ली मॉडल उत्तराखंड में लागू किया जाएगा। साथ ही हर ब्लॉक में एक बेहतरीन अस्पताल खोलने का वादा भी किया गया। इस बीच ये दावा भी किया गया कि अगर उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी की सरकार आती है तो प्रदेश में बिजली और पानी मुफ्त कर दिया जाएगा। यहाँ बिजली पानी फ्री मिलना चाहिए, जैसे दिल्ली में बिजली पानी फ्री है। हमारे लोगों को आप सड़कें, रोजगार बाद में दें,
अगर आप केवल उनके 10-10, 20-20 हज़ार रुपये सालाना उनके बचा लेते हैं तो ये भी तो बड़ी हेल्प होगी। तो जनता को देखना चाहिए कि बिजली पानी आपको दिल्ली की तर्ज पे यहाँ फ्री मिलेगा, आपके बच्चों को यहाँ पे अच्छे स्कूल्स मिलेंगे, अच्छे अस्पताल मिलेंगे। तो ये 4 चीज़ें ही मेरे को लगता है कि सफिशिएंट है कि उत्तराखंड की जनता को कि वो आम आदमी पार्टी को 2022 में यहाँ पर एक बार काम करने का मौका दें। देखिए 2022 का जो चुनाव होगा वो पूरी तरह से अब काम की राजनीति पर बात होगी, क्योंकि आम आदमी पार्टी अब उत्तराखंड में प्रवेश कर चुकी है और हम 70 सीटों पर इलेक्शन इस बार लड़ रहे हैं। मुख्य तौर पर हमारे पास शिक्षा, जो विगत 20 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने, जैसा आप जानते हैं कि 10-10 साल दोनों ने राज करा, और आज शिक्षा की बदहाल स्वास्थ्य सेवाएं, पलायन, बेरोजगारी, सारे मुद्दे हैं। लगभग मुझे लगता है कि उत्तराखंड एक अकेला ऐसा राज्य है कि जिसमें 20 वर्ष के बाद इतनी बदहाल स्थिति शिक्षा और स्वास्थ्य की है। तो जनता में बड़ा आक्रोश है और लोग बुरी तरह से नकार रहे हैं भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को, क्योंकि अब जुमलेबाजी से काम नहीं चलेगी। दोनों ने ही इस प्रदेश को लूटा है। आज भी अगर आप देखेंगे तो सरकार में मंत्री कांग्रेस के हैं और मुख्यमंत्री बीजेपी के हैं। तो कहीं ना कहीं जनता इस बात को समझ रही है कि आप चाहे कांग्रेस को जिताएं चाहे भारतीय जनता पार्टी को, सरकार भारतीय जनता पार्टी की ही बननी है, क्योंकि कांग्रेस के विधायक बिक जाते तो उनकी क्रेडिबिलिटी खत्म है और कांग्रेस वैसे भी विलुप्ति के कगार पर है। तो कहीं ना कहीं ये जो चुनाव होगा वो वैसे भी बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच में होगा। और जिस स्तर पर आज यूथ जुड़ रहा है, जिस स्तर पर हमारे साथ बूथ स्तर के कार्यकर्ता जुड़ रहे हैं, महिलाएं और बुजुर्ग और तमाम प्रदेश के बुद्धिजीवी लोग आम आदमी पार्टी का दामन थाम रहे, मुझे लगता है कि 2022 में अब आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। देश भर में आज कांग्रेस अपना 136वां स्थापना दिवस मना रही है। इसी के तहत कांग्रेस मुख्यालय देहरादून में प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने पार्टी मुख्यालय में ध्वजारोहण किया। इसके साथ ही कांग्रेसी कार्यकर्ताओं और नेताओं ने तिरंगा यात्रा भी निकाली। वहीं पत्रकारों से बातचीत में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने कहा कि कांग्रेस राजनीतिक दल से ज्यादा देश की विचारधारा है। साथ ही यह भी दावा किया कि कांग्रेस ने हमेशा देश को आगे बढ़ाने में, देश के विकास में अपना अहम योगदान दिया है। आज देश और दुनिया में कांग्रेस का 136वां स्थापना दिवस बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। और मैं तो कहूँगा कि कांग्रेस एक राजनीतिक दल नहीं है, कांग्रेस एक विचारधारा है, जो विचारधारा पूरे विश्व में विद्यमान है। कांग्रेस के नेताओं ने, चाहे हम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का जिक्र करें, चाहे हम पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का जिक्र करें, हम सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का जिक्र करें, या हम भगत सिंह, आज़ाद, चंद्रशेखर जी और सुखदेव जी या सुभाष चंद्र बोस जी का जिक्र करें, तो इन्होंने अपना सर्वोच्च निछावर करके जो है हमको आज़ादी दिलाने का काम किया है। और आज हम सब का दायित्व बनता है, कर्तव्य बनता है कि हम इस आज़ादी को जो है महफूज रखने का काम करें। और मुझे यकीन है, भरोसा है कि कांग्रेस का एक एक साथी उसका निर्वहन करने का काम करें। वहीं दूसरी तरफ उत्तराखंड के पौड़ी जिले में भी कांग्रेस ने धूमधाम के साथ अपना स्थापना दिवस मनाया। पार्टी के 136वें स्थापना दिवस पर कांग्रेस ने नए कृषि कानून के विरोध में आंदोलन कर रहे किसानों के समर्थन में जुलूस निकाला। इस मौके पर पूर्व राज्य मंत्री जसवीर राणा के नेतृत्व में कांग्रेस के कार्यकर्ता एक जगह पर इकट्ठा हुए और देश के क्रांतिकारी नेताओं को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। साथ ही कार्यकर्ताओं ने झंडा चौक से किसानों के समर्थन में नारेबाजी करते हुए तहसील परिसर में यात्रा निकाली। आज कांग्रेस संगठन का 136वीं वर्षगांठ है। इस अवसर पर कांग्रेस सेवा दल द्वारा कांग्रेस की नींव रखने वाले हमारे सही महान क्रांतिकारियों को नमन किया गया। तत्पश्चात कांग्रेस हाईकमान के आदेशानुसार दिल्ली में बैठे आंदोलनरत एवं समस्त भारत में आंदोलनरत हमारे अन्नदाता किसान भाइयों के समर्थन में कांग्रेस द्वारा
धरना प्रदर्शन किया गया, जिसके उपरांत महामहिम राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन प्रेषित किया गया, जिसमें इस बात की मांग की गई कि किसानों द्वारा उनकी भावनाओं के अनुरूप जो मांगी जा रही है उनको तत्काल माना जाए तथा तीनों कृषि कानून रद्द किए जाएं। वहीं लालकुआं इलाके में भी कांग्रेस का 136वां स्थापना दिवस धूमधाम के साथ मनाया गया। इस दौरान कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने बिंदु खताकार रोड पर शहीद स्मारक से तहसील चौराहे तक एक रैली निकाली। इस दौरान कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने भारत माता की जय के नारे के साथ तिरंगा रैली निकाली है। वहीं स्थापना दिवस के मौके पर कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष प्रमोद कॉलोनी के नेतृत्व में इकट्ठा हुए दर्जनों कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने बिंदु खत्ताकार रोड पर बने शहीद स्मारक के तहसील चौराहे तक तिरंगा रैली निकाली, जो पूरे शहर में घूमते हुए तहसील चौराहे पर पहुंची। इस मौके पर पूर्व कैबिनेट मंत्री हरीशचंद्र दुर्गापाल ने क्षेत्र और प्रदेशवासियों को कांग्रेस के 136वें स्थापना दिवस की बधाई दी। साथ ही देश की आजादी में कांग्रेस के सहयोग की बात बताई। इसका बड़ा भारी उद्देश्य है, इसका राष्ट्रीय उद्देश्य है और जनहित का उद्देश्य है। आज 136वां जो राष्ट्रीय स्थापना दिवस कांग्रेस का है, वो आज बड़े उत्साह के साथ पूरे देश में विदेशों में मनाया जा रहा है। कि कांग्रेस पार्टी ने एक बहुत बड़ा एक संदेश देश को दिया, आज़ादी दिलाई, देश में समग्र विकास की भावनाओं को फैलाया। तो इसलिए आज ये झंडा यात्रा के माध्यम से हम सब लोग ये संदेश देना चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी ही ऐसी है जिसने देश की एकता, अखंडता और सर्वधर्म समभाव की भावनाओं को मजबूत करके ताकत दी है, बल दिया है, युवाओं को आगे बढ़ाया है, मातृ शक्ति का सम्मान किया है, बुजुर्गों का सम्मान किया है। पूरा भारतवर्ष अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 136वां यहाँ पर स्थापना दिवस मना रहा है। और जैसा आप जानते हैं कि 136 साल पुरानी कांग्रेस जिसने इस देश की आज़ादी में अपना अहम योगदान दिया, और आज उन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को भी हम लोग याद कर रहे हैं, उन वीर शहीदों को भी याद कर रहे हैं जिन्हें इस देश को आज़ाद करके आज विश्व के मानचित्र पर उसको भारत का नंबर 1 बनाया था। और आज हम इस यात्रा के माध्यम से, इस तिरंगा यात्रा के माध्यम से लोगों को कहते हैं कि जो हमारा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज है, राष्ट्रीय तिरंगा है, जो भारतवर्ष जो हमारा जो पूरे विश्व में सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, उस राष्ट्रीय तिरंगे को आज हम नमन करते हैं। और आज इस तिरंगे के माध्यम से सभी लोगों को संदेश देते हैं कि भारत में चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, सभी धर्म सभी लोगों के साथ लेकर चलने वाली जो कांग्रेस पार्टी है, उसका ये संदेश है कि भारत अभी भी संगठित है, एक फूलों का गुलदस्ता लेकर इस देश को चलाने वाली पार्टी है। इसीलिए 136वें स्थापना दिवस पर हम सभी भाई लोग, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, सभी ने यहाँ पे एकजुटता का परिचय दे करके स्थापना दिवस को मनाया है। इसलिए हम सभी लोगों को तहे दिल से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देते हैं। शहीद मानवेंद्र सिंह रावत की याद में डोईवाला के नकरौंदा में शिव कॉलोनी के अंदर कांग्रेस के जिला अध्यक्ष गौरव चौधरी ने शहीद स्मृति द्वार बनवाया है। वहीं इस काम पर शहीद के परिवार वालों ने गौरव चौधरी का और कांग्रेस का आभार जताया है। इस बीच एक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में पूर्व कैबिनेट मंत्री और कांग्रेसी नेता हीरा सिंह बिष्ट, देहरादून कांग्रेस जिलाध्यक्ष गौरव चौधरी, नकरौदा के पूर्व ग्राम प्रधान बुद्धि सेमवाल, यूकेडी नेता शिव प्रसाद सेमवाल के साथ शहीद के परिजनों के साथ सैकड़ों की संख्या में पूर्व सैनिक और उनके परिजन शामिल हुए। वहीं कार्यक्रम में कांग्रेसी नेताओं ने शहीद मानवेंद्र सिंह रावत के पिता, पत्नी और 2 बच्चों को शॉल उड़ाकर सम्मानित भी किया। साथ ही हर तरह की मदद करने का आश्वासन दिया है। देखिए, ये एक सम्मान का विषय हमारे लिए है कि हम किसी शहीद की याद में कुछ काम कर सकते हैं। ऐसा ही हमने पिछले दिनों भी किया है। 2 शहीद द्वार मंजीत नेगी जी का और नरेंद्र धमांडा जी का कालूवाला और बक्सर वाला में बनाया है। लेकिन अफसोस इस बात का होता है कि जब कोई शहीद होता है, एक तरफ तो सरकार शहीदों के नाम पर राजनीति करती है, कोई पार्टी शहीदों के नाम पर राजनीति करती है, और दूसरा उन शहीदों के लिए कुछ करते नहीं, तो अफसोस होता है। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा आज इस मौके पे जितने भी मेरे सहयोगी हैं जिन्होंने इस कार्य को संपन्न करने में मेरा सहयोग दिया, उनका भी धन्यवाद। और आज अपनी श्रद्धांजलि मैं शहीद मानवेंद्र सिंह जी को देता हूँ। पार्टी स्तर से ऊपर उठ के हम लोग जितने हमारे साथी हैं, हम हर जगह चाहे वो शहीद हो या कोई भी जरूरतमंद हो, हम उसके सहयोग के लिए हमेशा तैयार है। दिनेशपुर के छतरपुर रेलवे क्रॉसिंग पर फ्लाईओवर की मांग धरना 14 दिनों से लगातार जारी है।
वहीं धरना प्रदर्शन कर रहे किशोर हलदार के समर्थन में अब पूर्व विधायक समेत कांग्रेस पार्टी की दर्जनों पदाधिकारी आ चुके हैं। इस बीच प्रदर्शन कर रहे किशोर हलदार ने यह कहा है कि कई सालों से क्षेत्र की जनता छतरपुर रेलवे फाटक के ऊपर फ्लाईओवर की मांग कर रही, लेकिन ना तो शासन और ना ही प्रशासन इस तरफ ध्यान दे रहा है। वहीं जब से छतरपुर रेलवे स्टेशन का निर्माण हुआ है तब से अक्सर यहां से गुजरने वाली ट्रेनों से न सिर्फ लोगों को परेशानी होती है बल्कि मालगाड़ियों के घंटों तक खड़े होने से शहर में जाम भी लग जाता है। वहीं प्रदर्शन कर रहे किशोर हलदार ने बताया है कि जन समस्याओं को देखते हुए उन्होंने 3 दिसंबर को जिलाधिकारी के जरिए रेल मंत्री को अपनी शिकायत भेजी थी, लेकिन 15 दिसंबर तक कोई आश्वासन नहीं मिलने पर वो अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए। आज हम लोगों का 13वां दिन हो गया है। इस संबंध में हमने जिलाधिकारी को ज्ञापन भी सौंपा है और जो खुफिया विभाग है लगातार हमारी खबर को वहां तक पहुंचा रहा है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है, इतना कुछ देखने के बाद, जानने के बाद क्यों शासन और प्रशासन मौन बैठा है, जबकि उन्हें मालूम है कि इस फाटक पे आए दिन सेंटिंग के चलते घंटों जाम लगा रहता है, जिसके चलते कई सैकड़ों हजारों यात्री परेशान होते हैं। लेकिन हमारी छोटी सी मांग है कि डबल इंजन की सरकार है राज्य में और केंद्र में भी, और ये विकासपरक काम है। अगर इस फ्लाईओवर का निर्माण होता है तो क्षेत्र के लोगों का ही फायदा होगा और यहाँ के लोगों को सुविधा होगी। ऐसे विकास कामों को ना करना और हमें इग्नोर करना, ये सबसे ज़्यादा कष्टदायी है। रुड़की से लक्सर जाने वाली 20 किलोमीटर की रोड की बदहाली को लेकर लोगों ने आवाज उठाई है। इस बीच लोगों ने कहा कि 3 सालों से इस रोड की हालत बेहद खराब है, जिसको लेकर सड़क पर आए दिन कोई न कोई हादसा होता रहता है, लेकिन स्थानीय विधायक और सांसद बिल्कुल अनजान बने हुए हैं। दरअसल रुड़की से लक्सर जाने वाला मार्ग पिछले 3 सालों से पूरी तरह से गड्ढों में तब्दील हो चुका है। इसी रास्ते को कांवड़ और किसी अन्य पर्व पर वैकल्पिक मार्ग के रूप में चुना जाता है और हजारों वाहन इसी रास्ते से हरिद्वार जाते हैं। वहीं उत्तराखंड में जल्द ही कुंभ का आयोजन भी होना है, लेकिन रास्ते के निर्माण को लेकर कोई भी ठोस कदम नहीं उठाए गए। रिंग रोड है जो कि रुड़की से लक्सर के लिए जा रहा है। यहाँ से कांवड़ के दौर पर समय पर कांवड़िए भी चलते हैं और फिलहाल अगर बात करें महाकुंभ की तो फिलहाल महाकुंभ में भी यहाँ पर काफ़ी गाड़ियाँ जाएंगी। पर अगर बात की जाए इस रोड की, देख सकते हैं किस तरह से क्षतिग्रस्त है। हालांकि कई वर्ष इस रोड को यहाँ पर गुजर चुके हैं। हालांकि उत्तराखंड की अगर बात करें, उत्तराखंड में डबल इंजन सरकार भी है। और अगर इस क्षेत्र की बात करें, ये खानपुर क्षेत्र में आता है। यहाँ पर विधायक भी जो है खानपुर से भारतीय जनता पार्टी के ही विधायक हैं और यहाँ पर सांसद भी डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक, वो भी यहाँ भारतीय जनता पार्टी के ही मौजूद है। पर उसके बावजूद इस सड़क का कोई उद्धार आज तक नहीं हो पाया। हालांकि लोगों में इस बात को लेकर काफ़ी नाराज़गी है। ख़ासतौर पर अगर बात की जाए, फिलहाल कुंभ के चलते लोग काफ़ी यहाँ पर परेशान हैं और लोगों में काफ़ी गुस्सा भी देखने को मिल रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि आखिरकार सरकार कब तक इस रोड पर ध्यान देती है। हालांकि कई बार यहाँ पर कई दुर्घटनाएं हो चुकी हैं, कई लोगों की जान भी यहाँ पर जा चुकी है, पर सरकार या प्रशासन इस बात से बिल्कुल बेखबर नज़र आ रहा है। मैं अरशद हुसैन, प्राइम न्यूज़, रुड़की। तो वहीं हरिद्वार के सिडकुल में मौजूद एक कंपनी में हुई चोरी के मामले में पुलिस ने खुलासा कर दिया है। वहीं इस मामले में पुलिस ने बताया कि पकड़े गए चोर काफी शातिर किस्म के अपराधी हैं, जो पिछले 8 महीनों से इस तरह की वारदात को अंजाम देते आ रहे हैं। इस बीच इन लोगों ने कंपनी में कर्मचारियों को बंधक बनाकर वहां से 22 क्विंटल चांदी लूट ली थी, जिसके बाद से पुलिस इन लोगों की लगातार तलाश कर रही थी। वहीं पुलिस के हाथ अब कामयाबी लगी है और आरोपियों को पकड़ा गया है। पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने पूछताछ में अपना जुर्म भी कबूल कर लिया है और चोरी की गई चांदी को ज्वालापुर के एक कबाड़ी के पास से बरामद किया गया है। कि जो बीच की जो इंटरवीनिंग नाइट थी उसमें यहाँ पे एक नीलगिरी इलेक्ट्रॉनिक्स करके कंपनी है, तो वहाँ पे एक लूट की घटना कार्य की गई थी, जिसमें कुछ व्यक्तियों द्वारा वहाँ के जो गार्ड थे विजेंद्र, उनको बंधक बना के वहाँ से जो कॉपर का जो सामान था वो चोरी कर लिया गया था, लगभग 22 क्विंटल के करीब। तो इसमें वो वहाँ का CCTV फुटेज और DVR भी, जो DVR था वो उठा के ले गए थे और उन्होंने उसको डिस्पोज ऑफ भी कर दिया था।
तो इसमें सटकुल पुलिस इसमें तुरंत अपने एक्शन में आ गई थी और एसएसपी सर ने भी घटना का एकदम संज्ञान लिया था और उनके मार्गदर्शन में और एसपी सिटी मैम के निर्देशन में इसमें टीम का गठन किया गया और यहाँ पे लोकली यहाँ पे जो सीसीटीवी फुटेज थे और लोकल जो मुखबिर थे उनसे पूरा गहनता से पूछताछ करके जो पिकअप इसमें यूज़ हुआ था सबसे पहले उस ड्राइवर को वहाँ पे पकड़ा गया, उससे पूछताछ की गई तो आगे अन्य इसमें खुलासा हुआ कि इसमें 3 व्यक्ति थे जो इसमें अंकुश, मनोज और कमल करके एक व्यक्ति हैं जिन्होंने जो इसमें मेन वो थे कार्य करने वाले और इन्होंने जो अपना लूट का माल था वो ज्वालापुर में एक कबाड़ी है तन्वी उसके यहाँ पे बेचा था। तो इसमें हमारे को लगभग 500 क्विंटल के करीब हमारा माल अभी तक बरामद हो चुका है और 2.5 लाख के कैश इसमें बरामद हुआ है। एक आपके लोग हैं ये बाहर के, जैसे हमारे जो पिकअप ड्राइवर थे वो बिहार साइड के हैं और यहाँ पे ये 8-10 महीने से कुछ काम कर रहे थे। बाकी जो अभी लोग नामजद हैं इसमें जिनको पकड़ने का पूरा प्रयत्न किया जा रहा है वो लोग आपके मेरठ मुजफ्फरनगर साइड के हैं कि उसको करके उनको भी अरेस्ट कर लिया गया है जो तन्वी ज्वालापुर के हैं और उसमें भी आगे इनका बाकी आपराधिक इतिहास वगैरह जो है वो पूरा प्रॉपर्ली इसमें गहनता से देखा गया है। महोदय द्वारा इसमें इनके बहुत ही जल्दी इसका खुलासा हुआ है तो उन्होंने इसमें 2,500 रुपये के इनाम की घोषणा की है। डोईवाला के राजाजी पार्क से सटे बुलावाला गांव में पार्क अधिकारी और गांव वालों के बीच एक बैठक का आयोजन किया गया। इसमें वन्य जीवों से किसानों और ग्रामीणों को हो रहे नुकसान को लेकर चर्चा की गई, साथ ही समस्याओं पर समाधान भी इसमें किया गया है। दरअसल बीते 1 महीने से वन विभाग और गांव वालों के बीच वन पंचायत समिति भी बनाई गई थी जिसमें ग्रामीणों और वन विभाग के बीच तालमेल बिठाने की कोशिश की गई। इस बीच गांव वालों ने जंगली जानवरों से हो रहे नुकसान की बात उठाई और जंगल के किनारे इलेक्ट्रिक फेंसिंग करने की मांग की। वहीं अधिकारी भी गांव वालों की समस्या दूर करने का आश्वासन देते हुए नजर आए। आज ऐसा हमने आज रामगढ़ रेंज के क्षेत्राधिकारी के सम्मुख हमने यहाँ पर जो ग्रामीणों की हमारी मेन समस्या थी वो है जानवर गांव में घुसते हैं, उसके लिए हमने पावर फेंसिंग से संबंधित जो है एक सुझाव दिया है। या ये तारबाड़ हो गया और बाउंड्री लाइन हो गई जो इसको बनाने के लिए हमने एक प्रस्ताव दिया है जिस पर आरओ साहब ने हमें निर्देशित किया कि हम जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई करेंगे। आज रामगढ़ रेंज के वन क्षेत्राधिकारी और ग्रामीणों के बीच बैठक की गई जिसमें कि ग्रामीणों द्वारा और वन पंचायत के अध्यक्ष द्वारा एक प्रस्ताव दिया गया इलेक्ट्रिक फेंसिंग का, जो कि वन क्षेत्र से छटे हुए क्षेत्र हैं उनमें इलेक्ट्रिक फेंसिंग की जाए। तो आरओ साहब ने आश्वासन दिया है कि जल्दी इस पर कार्य होगा और जो हमारे राजाजी नेशनल पार्क में बाघ छोड़े जाने हैं और कुछ छोड़े गए हैं उनके संदर्भ में भी परस्पर तालमेल के लिए एक बैठक की गई थी कि किस तरीके से अवेयरनेस के रूप में ये बैठक रखी गई कि ग्रामीणों और वन विभाग के बीच किस तरीके से तालमेल बनाया जाए। उत्तराखंड के चमोली में लगने वाला अनुसुईया मेला आज से शुरू हो रहा है। हर साल दिसंबर में लगने वाले इस मेले में सैकड़ों की संख्या में लोग पहुंचते हैं और दर्शन पूजन करते हैं। वहीं हर बार धूमधाम से मनाए जाने वाले इस मेले में इस बार कोरोना का असर दिखाई दे रहा है। कोरोना के चलते इस बार मेले को काफी सादगी के साथ मनाया जा रहा है और डोली के साथ सिर्फ 12 लोगों को ही मंदिर जाने की इजाजत दी गई है। पुलिस प्रशासन भी श्रद्धालुओं को कोविड-19 की गाइडलाइन समझा रहे हैं और ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि मेले के दौरान कोविड गाइडलाइन का पालन किया जाए। ये यहाँ पे संगूर पुल पड़ता है, संगूर पुल में कोविड की टीम और वहाँ पे ऊपर जाएंगे। ये समय पूरे विश्व की आपदा है और इसको देखते हुए प्रशासन ने निर्णय लिया कि एक डोली के साथ कम से कम 12 आदमियों की जो अनुमति मिली है वही जा रहे हैं और जो पहले जो बरोही जाते थे बर मांगने वाले उनकी भी व्यवस्था इस समय नहीं है और इसको देखते हुए सूक्ष्म आयोजन किया गया है और प्रशासन का भी धन्यवाद। और सभी लोगों के बचाव के लिए बहुत ज़रूरी भी है, पहले शरीर फिर आत्मा रहेगी तभी सब सुखी रहेंगे और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में ये महामारी हट जाए और बड़े जोश और खरोश से हमारे जो ये यात्राएँ हैं ये बढ़ती रही और हमारे जो बर मांगने वाले हैं जो देवध्यानी आती हैं वो भी आएंगी। फिलहाल उत्तराखंड प्राइम में सिर्फ इतना ही। आप लगातार देखते रहिए प्राइम न्यूज़। नमस्कार।